प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य, समाजशास्त्र और समाज विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कई बार तो हम यह तक कहते हैं कि समाज कार्य का उद्भव ही सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु विकसित हुआ है। आज हम सामाजिक समस्याओं के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में बात करेंगे और साथ में सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति पर कुछ चर्चा करेंगे कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, सामाजिक समस्या की किस तरह से परिभाषाएं दी गई है या किस तरह से उसको परिभाषित किया गया है, उन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक समस्याओं की क्या क्या विशेषताएं हैं और सामाजिक समस्याओं के प्रकार कितने हैं। वैसे तो समस्याओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक वे सामाजिक समस्याएं होती हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को प्रभावित करती है, लेकिन दूसरी वे समस्याएं हैं जो सामाजिक समस्याएं हैं लेकिन संपूर्ण समाज या समाज के अधिकांश लोगों को प्रभावित करती है। तो दो प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत स्तर की सामाजिक समस्याएं और सामाजिक स्तर की सामाजिक समस्या या सामूहिक स्तर की सामाजिक समस्याएं। और इन सामाजिक समस्याओं के पीछे कौन कौन से प्रेरक तत्व हैं। कई बार हमको लगता है कि समाज में सामाजिक समस्याएं इसलिए विकसित हुई हैं क्योंकि हमारा सामाजिक पर्यावरण, हमारा सामाजिक वातावरण उस तरह की समस्याओं को विकसित करने में योगदान कर रहा है। जैसे हम बात करें कई बार समाज में, तो समाज के पर्यावरण में जाति है, हमारा धर्म है, हमारी भाषा है, ये किसी न किसी रूप में सामाजिक समस्या को जन्म देने में अपना योगदान करते हैं। कई बार हम कहते हैं सांस्कृतिक प्रेरक तत्व भी हैं, यानी हमारी संस्कृति में वे तत्व विद्यमान हैं जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। कई बार हम कहते हैं राजनीतिक वातावरण भी सामाजिक समस्याओं को विकसित करने में या उसके उद्भव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान करता है। और कई बार पर्यावरण जिसमें हम चारों ओर से घिरे हुए हैं वह भी हमें अनेक प्रकार की समस्याओं को विकसित करने का आधार देता है। तो आज हम इन सारे प्रेरक तत्वों के संदर्भ में बात करेंगे कि वे कौन कौन से प्रेरक तत्व हैं जिनके परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है और उसकी अभिव्यक्ति कैसी है। तो जब हम सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं तो कई बार समाज में ऐसी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके परिणाम हानिकारक होते हैं, जो किसी न किसी रूप में समाज को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकती है। हम कई बार कहते हैं कि हर समाज में जो व्यक्ति रहते हैं वे प्रकृति से स्वच्छंद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो अपने ऊपर नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पर यदि हम समाज में सभी व्यक्तियों को स्वच्छंद छोड़ दें और उनकी इच्छानुसार कार्य करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दे दें, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा और हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करने के लिए कुछ नियम, कुछ मूल्य, कुछ प्रतिमान विकसित करता है जो व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। तो कई बार व्यक्ति उन मूल्यों और उन प्रतिमानों के प्रतिकूल आचरण करता है या उसके विपरीत आचरण करता है, तभी समाज में सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है। ऐसी हानिकारक परिस्थितियों को हम सामाजिक समस्या कहते हैं। ये समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब समाज के लोग निश्चित मानदंड और मूल्यों का उल्लंघन करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हम बात करें सामाजिक समस्याओं की तो मादक द्रव्य व्यसन, मद्यपान, गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, युवा अशांति, बाल अपराध, अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, पर्यावरणीय गिरावट इत्यादि इत्यादि प्रमुख
सामाजिक समस्याएं हैं जिनके पीछे मूल भाव यह है कि हम उन मूल्यों और मानदंडों के प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो अंततोगत्वा वे सामाजिक समस्याओं का आधार बनती है। समाज कार्य काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है। यदि यह कहा जाए कि समाज कार्य का विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के रूप में हुआ है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं एक उपयोगी समाज कार्य की अवधारणा है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में लोगों की रुचि के बने रहने का कारण यह है कि यह सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य कभी भी समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि आज संचार के साधनों तथा शिक्षा के प्रसार के कारण इन समस्याओं के प्रति अधिक वह संवेदनशील हो गया है। परिणाम यह हुआ है कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में जागरूकता आई है। लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने में खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में समस्याएं किसी न किसी रूप में समाज के लोगों के लिए हानिकारक है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि इन समस्याओं से हमको छुटकारा मिले, और छुटकारा दिलाने में राष्ट्र अपनी आमदनी का या अपनी आर्थिक स्थिति से कुछ खर्च करके समस्याओं से मुक्त करने का प्रयास करे। जब हम सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याएं कहते किसे हैं, उसका अर्थ और परिभाषा क्या है। सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करना यद्यपि कठिन है, परंतु फिर भी बहुत से विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे कूलर और मेयर्स ने सामाजिक समस्या की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह वह स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मानदंडों से विचलन मानती है। यानी जब हम समाज के नियमों के विपरीत या उससे विचलित हो जाएंगे तो अंततोगत्वा वह सामाजिक समस्याओं की ओर ले जाएगा, जिससे व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित होगा। इसी तरह की परिभाषा रेनहार्ट ने परिभाषा देते हुए कहा है कि सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिससे समाज का एक खंड या एक बड़ा भाग प्रभावित होता है और जिसके ऐसे हानिकारक परिणाम हो सकते हैं जिसका सामूहिक रूप से समाधान संभव है। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर हम प्रयास करें या उन कारणों को ढूंढ लें जो समस्या के पीछे उत्तरदायी हैं, उन कारणों को दूर कर लें, तो हो सकता है कि उस समस्याओं से हम कुछ सीमा तक छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो परिभाषा दी उसके आधार पर हम उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं या सामान्य तत्व की बात कर सकते हैं कि जैसे सभी सामाजिक समस्याएं ऐसी स्थितियां हैं जिनसे समाज के लिए हानिकारक परिणाम होते हैं, क्योंकि सामाजिक समस्याएं कोई लाभकारी नहीं है। सामाजिक समस्याओं से समाज के लोगों को हानि ही उठानी पड़ती है, इसलिए सामाजिक समस्याएं हानिकारक होती हैं। सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन है। समाज के कुछ अपने नियम हैं, मानदंड हैं, मूल्य हैं जो आदर्श माने जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उन मूल्यों मानदंडों के अनुकूल आचरण करें। लेकिन जब व्यक्ति उसके विपरीत आचरण करता है, उससे विचलित हो जाता है, तो वह सामाजिक समस्या की ओर उन्मुख होता है। सभी सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का कोई समान आधार होता है, यानी कोई न कोई कारण है, और अगर वो कारण सभी समाजों में है तो लगभग सामाजिक समस्याएं हर समाज में उन्हीं आधारों से विकसित होती है। सभी सामाजिक समस्याएं अंतर संबंधित होती हैं। जैसे हम कहें आर्थिक स्थिति में अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी से गरीबी है, गरीबी है तो भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है तो वेश्यावृत्ति भी है, और साथ में अपराध भी है और बाल अपराध भी है और मद्यपान भी है और मादक द्रव्यशन भी है। अर्थात एक दूसरे से सभी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम कहते हैं सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से अंतर संबंधित भी हैं। सभी सामाजिक समस्याओं के परिणाम
सामाजिक होते हैं, यानी कि वे समाज के सभी खंडों पर प्रभाव डालते हैं। सभी सामाजिक समस्याएं दोषपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों की वजह से ही होती है। सामाजिक समस्याओं का दायित्व सामाजिक है तथा उसके निवारण के लिए सामूहिक उपागम की आवश्यकता है। यानी मिलजुल कर अकेला व्यक्ति समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। सामूहिक प्रयासों के द्वारा हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं कुछ सीमा तक। सभी सामाजिक समस्याएं सभी समाजों में पाई जाती। ये हो सकता है कि कुछ समाजों में वो समस्याएं कम हों तो दूसरे समाज में वो समस्याएं अधिक हों। जब हम सामाजिक समस्या के संदर्भ में बात करते हैं तो समस्याएं व्यक्ति को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, उसके लिए वो हानिकारक है और उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ये सामाजिक समस्याएं कितने प्रकार की हैं, उसी को हम कहते हैं सामाजिक समस्याओं के प्रकार। सामान्य तौर पर सामाजिक समस्याओं के दो प्रकार होते हैं, यानी दो प्रकारों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक समस्याएं और दूसरी सामूहिक स्तर पर सामाजिक समस्याएं। व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक समस्याओं में प्रमुख हैं तो बाल अपराध, अपराध, नशीली दवाओं की लत, मद्यपान, आत्महत्या आदि प्रमुख हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत स्तर पर विकसित सामाजिक समस्याएं कहते हैं। वहीं दूसरी ओर सामूहिक स्तर पर यानी अधिकांश लोगों के स्तर पर वे समस्याएं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो उन्हें हम सामूहिक स्तर पर सामाजिक समस्याएं कहते हैं। जैसे जब सामाजिक नियंत्रण के तंत्र, अब सामाजिक नियंत्रण के तंत्र कौन कौन से हैं, उसमें कानून है, शिक्षा है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, मूल्य है, धर्म है, ये सब उसके तंत्र हैं जो व्यक्ति को औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण में रखने के लिए विकसित किए गए हैं। अगर सामाजिक नियंत्रण के तत्व या तंत्र अपने सदस्यों के व्यवहार को विनियमित करने में विफल हो जाते हैं तब प्रभावी संस्थागत कार्य प्रणाली खराब हो जाती है और उसी का परिणाम है कि अधिकांश लोग उन समस्याओं से जुड़ जाते हैं जो सामूहिक स्तर पर है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, शोषण, जनसंख्या विस्फोट, अस्पृश्यता, अकाल, बाढ़ इत्यादि इत्यादि। तो प्रमुख रूप से दो प्रकार की समस्याएं हैं, एक व्यक्तिगत स्तर की सामाजिक समस्याएं और दूसरा सामूहिक स्तर की सामाजिक समस्याएं। तो ये दोनों स्तर की जो सामाजिक समस्याएं हैं इनके पीछे प्रेरक तत्व कौन से हैं, यानी उनके कारण कौन से हैं जो इन सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। तो सामाजिक समस्याओं को निम्नलिखित प्रकार के प्रेरक कारकों में भी विभाजित किया जा सकता है, अर्थात ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक समस्याओं को विकसित करने में अपना योगदान देते हैं। उनमें सामाजिक कारकों के कारण, ऑल ड्यू टू सोशल कॉजेज और सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। दूसरा सांस्कृतिक कारक, दैट इज कल्चरल फैक्टर्स। तीसरा आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। चौथा राजनीतिक और कानूनी, दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल। और उसके बाद पारिस्थितिक, दैट इज इकोलॉजिकल फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, आइदर दैट मे बी ऑन इंडिविजुअल लेवल और कलेक्टिव लेवल। जब हम बात करते हैं इन प्रेरक तत्वों की तो सबसे पहला जो प्रेरक तत्व सामाजिक समस्याओं के जन्म के पीछे है वो है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। दीज सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। अनेक सामाजिक समस्याओं का कारण विषम समस्याओं की प्रकृति रहा है। भारत एक विषम समाज है, दैट इज हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जहाँ कई धर्म, संप्रदाय, जातियाँ, भाषाई समूह और आदिवासी समूह के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ हमें कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया है। भारत जैसे विषम समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद
एक बड़ी समस्या रही है, जिसे हम संप्रदायवाद कहते हैं। यहाँ हिंदुओं और सिखों के बीच और हिंदुओं और ईसाइयों के बीच भी संघर्ष रहा है। इसी प्रकार भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित किया है। इसी विषम समाज ने एक समूह का दूसरे समूह से भेदभाव बढ़ाया है। भारत में छुआछूत की समस्या जाति व्यवस्था के कारण है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है, पहचान भी रही है, जहाँ पर पूरे समाज को 4 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनमें शूद्र को अस्पृश्य माना गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि ऊपर के तीनों सवर्ण अछूतों के साथ छुआछूत की भावना रखते थे। इससे उनके बीच सामाजिक दूरी बढ़ी और सामाजिक दूरी ने अंततोगत्वा सामाजिक समस्या को जन्म दिया। परंपरागत रूप से जाति शिक्षा के लिए लोगों की पात्रता निर्धारित करती थी। पारंपरिक व्यवस्था में शिक्षा को ऊंची जातियों का विशेषाधिकार माना जाता था। परिणाम स्वरूप जनता शिक्षा से वंचित हो गई। एक जाति विशेष के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया। इससे एक तबका, एक वर्ग शिक्षित हो गया, दूसरा वर्ग तबका अशिक्षित रह गया, तो उनके बीच में सामाजिक दूरी बढ़ती गई और उसका परिणाम ये हुआ कि एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति संघर्ष, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव विकसित हुए, जो अनेक प्रकार से सामाजिक समस्याओं को विकसित करने में योगदान किया। इसी कारण से यहाँ भारत में निरक्षरता की उच्च दर भी देखी गई कि एक जाति विशेष में निरक्षरता हमें अधिक दिखाई दी, दूसरे जाति वर्ग में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। इसी प्रकार एक अन्य सामाजिक कारक जिसने सामाजिक समस्या को जन्म दिया वह है भाषा। भाषा संचार का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और भारत जैसे राष्ट्र में तो अनेक भाषाई समूह हैं। अलग अलग राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन ये संचार का माध्यम है। लेकिन हमने उस भाषाई संचार के माध्यम से एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना को विकसित करने का आधार दिया है। हमारे यहाँ पर एक भाषाई समूह दूसरे भाषाई समूह के कई बार मजाक उड़ाकर एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना को पैदा करता है। जैसे हम दक्षिण भारत में जाएं तो हमको लगता है वहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा है, और हमारे नॉर्थ उत्तर भारत की भाषा है तो वहाँ हिंदी भाषा है। तो हिंदी वर्सेस या हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच कई बार हमको एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना देखने को मिलती है। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठी भाषा और नॉर्थ भारत में हिंदी भाषा, मराठी बनाम हिंदी के बीच भी हमको कई बार एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज अंकुरित होते हुए दिखाई देते हैं, और हमको लगता है कि एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं विकसित करते हैं, जिससे भाषाई विवाद बढ़ता है, भाषाई संघर्ष बढ़ता है और भाषा के नाम पर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के दुश्मन बनने जैसी स्थिति विकसित होती है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमको असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, जहाँ भाषा के आधार पर एक दूसरे के साथ नफरत के भाव विकसित होते हैं। सामाजिक कारण के साथ साथ सांस्कृतिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। सांस्कृतिक कारक का मूल आधार संस्कृति है, और संस्कृति हमारे जीने का ढंग है। जैसे हम रहते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, धर्म, ये सब हमारे संस्कृति के तत्व हैं। तो व्यक्ति संस्कृति को इसलिए विकसित करता है कि वे संस्कृति के तत्व मनुष्य की कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसलिए उस संस्कृति को अपने साथ रखता है, उसको सजोए रखता है, और वह संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। पर कई बार हम संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व विकसित करते हैं जो समाज के लिए घातक होते हैं, और समाज में उन तत्वों के कारण सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। अनेक सामाजिक समस्याओं के लिए अनेक सांस्कृतिक कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहे हैं। भारत जैसे परंपरागत समाज में कुछ सांस्कृतिक कारक जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है,
उनमें सबसे पहला जो हमारे यहाँ संस्कृति का तत्व है, लड़के को प्राथमिकता, लड़के के जन्म को प्राथमिकता देना। प्रारंभ से ही हमारे यहाँ ऐसी सोच परंपरा के अंतर्गत विकसित हो गई कि पुत्र ही परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए हर विवाहित दंपति ये चाहते थे और चाहते हैं भी आज के समय में कि उनके पुत्र रूपी संतान पैदा हो। ऐसी सोच ने ही हमारे भारत में जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और हम कई बार पुत्र के मोह के चक्कर में जनसंख्या बढ़ाने की स्थिति को आधार देते हैं। इसी तरह से पितृसत्तात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें पुरुष प्रधान, परिवार का मुखिया, परिवार का वंश का निर्धारक, परिवार में आर्थिक उत्पादन करता और विवाह के पश्चात पति के साथ या पुरुष के साथ ही ससुराल जाना, ये सारी सोच पैट्रियाटिक सोसाइटी की देन है, जिसे हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। और इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान का अभाव, ये ऐसे सांस्कृतिक तत्व हैं जो कई प्रकार से सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही जब हम बात करते हैं तो पुत्र की महत्ता रही है और किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई देती है। और इसका परिणाम ये हुआ कि कई ऐसे समाज भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलते हैं जहां पर लड़की रूपी संतान उत्पन्न होने के पश्चात उसे मार देने की प्रथा, जिसे बालिका वध कहा जाता था, एक समस्या के रूप में उभरी। उसके पश्चात जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार होते गए, नए नए तकनीकी साधन विकसित होते गए, हमने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कर लें कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़की है तो उसे गर्भपात करा के समापन करवा देना। इससे स्त्री पुरुष का जो यौन अनुपात है उसमें असंतुलन हो गया और वो अनेक प्रकार से अनेक समस्याओं को जन्म देने का कारण बन गया। परिणाम स्वरूप पुत्र की महत्ता और लड़की को गर्भ में ही समाप्त कर देने से समाज में कई तरह की विकृतियां उत्पन्न हुई। वे विकृतियां समाज में सामाजिक समस्याओं को जन्म देने लगी। इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि पुत्र मोह में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या विस्फोट हुआ। आज़ादी के बाद से भारत में जनसंख्या अभूतपूर्व दर से बढ़ी। वर्तमान में देश की जनसंख्या करीब 1.5 अरब के आसपास हो गई है, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। भारतीय समाज भी कई देशों की तरह पितृसत्तात्मक रहा है, जहां महिलाओं को पुरुष के अधीन रखा जाता है, उन्हें एक पत्नी या मां की भूमिका से परे नहीं देखा जाता। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महिला को पुरुष से निम्न सामाजिक दर्जा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लगभग आधी आबादी वंचित रह गई है। यह अभाव तब और बढ़ जाता है जब ये महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो ये मूल आधार है जो पितृसत्तात्मक समाज की देन है, जहाँ स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की भावना और उसके परिणाम स्वरूप पुरुषों द्वारा पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का शोषण करना, उन पर कई तरह के अत्याचार करना एक सामाजिक समस्या के रूप में भी उभरा है। इसी तरह भारतीय समाज की एक और विशेषता जिसका भ्रष्टाचार पर प्रभाव पड़ता है वह है सार्वजनिक संपत्ति की उपेक्षा। हम कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते हैं, किसी तरह से उसके प्रतिकूल आचरण करके उस संपत्ति से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान की कमी, भ्रष्टाचार, काले धन व चोरी, सार्वजनिक वस्तुओं के दुरुपयोग और सार्वजनिक निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के मूल कारण में से एक है जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। इसी तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है या प्रेरक तत्व रहा है जिसने सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। समकालीन समाज में आर्थिक कारण भी सामाजिक समस्याओं के एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। भारत में कुछ प्रमुख सामाजिक समस्याओं के लिए आर्थिक कारक का योगदान रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के समाजों में
यह अधिक स्पष्ट है। धन के असमान वितरण के कारण विकास से होने वाले लाभों के वितरण में असमानता पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी की समस्या उत्पन्न हुई। जब इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है, एक व्यक्ति बहुत अमीर, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब, दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई हो जाती है, खाई बहुत चौड़ी हो जाती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि अनेक प्रकार की समस्याएं, जिसमें हम कहते हैं जब गरीबी विकसित हुई तो उस गरीबी ने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया। गरीबी ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, जैसे मद्यपान, क्योंकि जब गरीबी होगी तो मस्तिष्क में तनाव होगा और तनाव से छुटकारा पाने का एक माध्यम समाज ने दिया मद्यपान, या एक गलत मार्ग चुनता है जिसे हम मद्यपान कहते हैं। इसी तरह से मादक द्रव्य व्यसन, जिसमें अफीम, चरस, गांजा, भांग इत्यादि इत्यादि प्रमुख हैं। गरीबी ने बाल अपराध को बढ़ावा दिया है, गरीबी ने अपराध को बढ़ावा दिया है, और गरीबी के कारण अच्छे मकानों में रहने की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण गंदी बस्तियों का जन्म होता है। इससे तनाव ने मानसिक रोगों को जन्म दिया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध न होने से मृत्यु दर, कई प्रकार के रोग, निरक्षरताएं, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी अनेक समस्याएं आर्थिक कारण का ही परिणाम रहा है। इसके साथ ही भारत में शहरीकरण, अर्बनाइजेशन या नगरीकरण और औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हुई। कुछ क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर तीव्र रही, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां नगरीकरण व औद्योगिकरण की रफ्तार धीमी रहने से लोगों का गांवों से नगरों की ओर प्रवास बढ़ा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को अविकसित क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर पलायन करने के लिए आकर्षित किया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना प्रभावित हुई। प्रवासियों को गंदी बस्तियों, भीड़ भाड़, बेरोजगारी, प्रदूषण आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से आर्थिक कारण के साथ साथ राजनीतिक और कानूनी कारक भी महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व रहे हैं, जिसने भारत में सामाजिक समस्याओं को विकसित करने का आधार दिया। कुछ राजनीतिक कारक भी सामाजिक समस्याओं को बढ़ाने में सहयोग किया है। उनमें चुनावी राजनीति, राजनीतिक कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचार आदि शामिल हैं। चुनाव जीतने और सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल जाति, धर्म और भाषा जैसे सांप्रदायिक या संकीर्ण लामबंदी के तरीकों का उपयोग करने से भी नहीं कतराते हैं। यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए गए कुछ निर्णय भी सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वे पूरे समाज की कीमत पर समाज के एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष हो सकता है। दूसरी समस्या है बढ़ता राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन, जिसने भाई भतीजावाद को विकसित किया। नेता भाई भतीजावाद और लाल फीताशाही में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें किसी एहसान के बदले पैसे लेते हुए भी देखा जाता है। अर्थात ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो राजनीतिक और कानूनी प्रेरक तत्वों के कारण दिखाई देती है। इसी तरह पारिस्थितिक इकोलॉजिकल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल है। नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या ने तेजी से विकास करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की घोर अनदेखी की गई। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमने नगरों का विकास किया और नगरों के विकास के लिए हमने जंगलों को नष्ट किया। तो जो जंगल हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, हमने उसको नज़रअंदाज किया, उनकी कटाई की, बदले में हमने शहरों का विकास किया। तो जो पर्यावरण का संतुलन था वह संतुलन बिगड़ गया। ऐसे प्रयास का पारिस्थितिक परिणाम एक बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभरा है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण सहित पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण और भूमि का क्षरण और मरुस्थली में वृद्धि हुई है। क्योंकि जब पेड़ कट गए
तो जो संतुलन था वो असंतुलन में बदल गया। उसका परिणाम ये हुआ कि पर्यावरण से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि हुई। कई प्रकार की बीमारियों का उदय, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण, बाढ़ आदि ने मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इसके अलावा दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए अधिक से अधिक भूमि को खेती के तहत लाया जा रहा है। इससे वैश्विक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया। कृषि में कीटनाशकों, खरपतवार नाशी, कीटनाशी जैसे आधुनिक तकनीकी आदानों का अनुप्रयोग, उच्च उपज वाले विभिन्न प्रकार के बीज और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें दुनिया की जैव विविधता के लिए खतरा बन गई। इससे सुपर वीड्स और कीड़ों के उभरने की संभावना भी बढ़ गई, जो मानव नियंत्रण से परे हो सकता है। हमने कृषि में उस तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया जो स्वास्थ्य के लिए खतरा था। उससे कई प्रकार की बीमारियां बढ़ी हैं और वो बीमारियां हमारे सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण रही है। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि विभिन्न प्रेरक कारक हैं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो पारिस्थितिक हों और चाहे वो कानूनी हों, चाहे वो आर्थिक हो, किसी न किसी रूप में समाज में व्यक्ति को प्रभावित किए हैं। और समाज के अधिकांश लोगों पर जो उसका प्रभाव पड़ा है तो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं बढ़ी हैं। जैसे हम कहते हैं पहले बेरोजगारी जैसी समस्या बहुत कम थी क्योंकि जनसंख्या सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई, जनसंख्याओं में बढ़ोतरी हुई, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी से गरीबी और अनेक सामाजिक समस्याओं का उद्भव हुआ है। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि जब कोई विशेष सामाजिक घटना या स्थिति सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ती है और सामाजिक संस्थाओं के सुचारू काम कार्य में बाधा डालती है तो इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में पहचाना जाता है। प्रारंभिक चरण में ऐसी परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था क्योंकि इसका सामाजिक व्यवस्था पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वे एकत्रित हो जाते हैं और सामान्य सामाजिक जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति को एक सामाजिक समस्या के रूप में पहचान मिलती है या पहचाना जाता है। प्राय सामाजिक समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत स्तर की सामाजिक समस्याएं और दूसरा सामूहिक स्तर की सामाजिक समस्याएं। इसके अलावा जो प्रमुख प्रेरक तत्व हैं उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक कारण प्रमुख हैं जो सामाजिक समस्या को उद्भव करने में या उसको बढ़ाने में योगदान करते हैं। उन्हीं को हम 5 भागों में बांटकर कह सकते हैं कि सामाजिक कारक से सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक कारक से सामाजिक समस्याएं, आर्थिक कारक से सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक और कानूनी कारक से सामाजिक समस्याएं और पारिस्थितिक कारक से सामाजिक समस्याएं। इन कारकों ने सामाजिक समस्या को उद्भव या उनको बढ़ाने में किसी न किसी रूप में सहयोग किया है।